राजस्थान के किले, आप क्यों नाराज हो? देखो राजस्थान के किले, फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, ग्राहकों की संतुष्टि हमारा परम ध्येय, आप जो कहोगे वैसे कर देंगे। राजस्थान के किले, फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, लिखो किलों के प्रकार। पहले तो किले कौन कौन से टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्ट्स, किलों के प्रकार। और मैं लिख रहा हूं, एक बार उनको उतार लीजिए नाम ना, बाद में अपने बात करेंगे। 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9। ऐसा शुक्र नीति कहती है कि किले 9 प्रकार से बनाए जा सकते हैं। लिखो आप, मैं समझा दूंगा किसका क्या क्या मतलब। गिरी का मतलब होता है पहाड़। गिरी का मतलब क्या होता है? पेन मत चलाना, इधर देखना, याद हो जाएंगे। जो किला पहाड़ पर बना हुआ है उसको क्या बोल देंगे? आप चाहो तो पहाड़ी दुर्ग बोल सकते हो, हिली फोर्ट्स, पहाड़ी दुर्ग, गिरी दुर्ग, जो बोला वो सब अच्छी बातें। गिरी का मतलब क्या होता है? पहाड़। जो पहाड़ पे बना हुआ है वो दुर्ग कैसा हो गया? पहाड़ी। अगला क्या लिखा? नाम से पता चलता है, जो किसी वाटर सोर्स के पास में हो, कोई नदी के पास में हो, तालाब के पास में हो, बावड़ी के पास में हो, ऐसे जो किले होते हैं उनको क्या बोलते हैं? है ना, बेसिकली नदियों के किनारे जो बसे होते हैं वो दुर्ग कैसे कहलाते हैं? जल दुर्ग। फिर अगला कौन सा? क्या लिखा? धनव। धनव का मतलब होता है मरुस्थल। धनव का मतलब क्या होता है? जो किले, लिखना, अरे इतना दिमाग नहीं है कि हर बात लिखोगे। धनव, धनव का मतलब क्या होता है? जो किले मरुस्थल के अंदर बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जैसलमेर का किला, बीकानेर का किला, ये सब मरुस्थल के अंदर बने हैं। इसका मतलब कैसे फोर्ट है? डेजर्ट फोर्ट है ये, धानवन दुर्ग है। जो पहाड़ पर बने वो कैसा है? गिरी। जो नदी के किनारे हो, जो मरुस्थल पे हो। अगला क्या लिखा? पारीख है। क्या है लास्ट में? ख, जिनके चारों तरफ खाई है। जिनके चारों तरफ है कि भाई खाई खोद दिया करते, ताकि दुश्मन यदि रात को अंधेरे में है तो खाई में गिरे। यदि उधर से घोड़ा दौड़ाते हुए दुश्मन कहीं पे है तो आगे किस में गिर जाए? खाई के अंदर आ गिर जाए। तो जिन किलों के चारों तरफ खाई बनी होती है उनको क्या बोला करते? अगला क्या है? पारिध है। क्या लिखा हुआ है? जिनके चारों तरफ परिधि हो। जिनके चारों तरफ क्या हो? चार दीवारी, परकोटा। जिन किलों के चारों तरफ परकोटे हो, रैम्पार्ट बने हुए हो, उन किलों को क्या बोलते हैं? जो पहाड़ पे हो, जो पानी के पास हो, जो मरुस्थल में हो, जिनमें खाई हो, जिनके परकोटा हो। अगला क्या है? नाम से पता चलता है। जो वन के अंदर है वो कैसा दुर्ग हो गया? वन। अगला क्या है? एरन का मतलब होता है जंगल। एरन का मतलब क्या होता है? आप में से कोई पूछ सकता है कि सर वन और जंगल तो एक ही बात हो गई ना। वन का मतलब होता है इसमें पेड़ सीधे सीधे एक लाइन में खड़े हैं, एक लाइन में पेड़, और वो भी एक प्रकार के पेड़। आम का वन तो उसमें किसके पेड़ खड़े हैं? हाँ, है ना। नीम का वन, इसका मतलब उसमें किसके पेड़ खड़े हैं? जंगल का मतलब इसमें सब कुछ ही है, कोई रास्ता नहीं है। यहाँ एक पेड़ खड़ा है, कोई बबूल का खड़ा है, यहाँ पे कोई एक नीम खड़ा है, यहाँ पे कोई सहतूत खड़ा है, यहाँ पे कोई शीशम खड़ी है, बीच के अंदर झाड़ियां हैं, बीच के अंदर ही कांटे हैं, अंदर से जाने का कोई भी आपको रास्ता मालूम ना। उनको बोलते हैं जंगल। क्या बोलते हैं? और जंगल को बोलते हैं एरण। जंगल क्या बोलते हैं? तो ऐसे किले जिनके अंदर वन से तो होके जाना पड़ता है और वन का रास्ता भी ना हो, उबड़ खाबड़ रास्तों पे जो किले बने हुए थे उन किलों को क्या बोलते हैं? जो सिंपल एक वन के अंदर बने हो वो तो कौन से हो जाएंगे? वन दुर्ग। और जो उबड़ खाबड़ रास्तों पे, बहुत ही जंगली रास्तों से जाते हुए वो कौन से किले कहलाएंगे? जो पहाड़ पे बने, वो पानी के पास हो, मरुस्थल पे हो, खाई हो, परकोटा हो, सिंपल वन हो, एक रास्ते बहुत खराब हो, है बस। अगला क्या है? जिसमें सेना रह सके, जिस किले में सेना रह सके उसको क्या बोलते हैं? अगला कौन सा है? जिसमें सहायता पहुंचा सको। जिसमें क्या पहुंचा सको? जिसमें भाई बंधु रहते हो, सहायता करने वाले लोग रहते हो, सहायता पहुंचाई जा सके, ऐसे किलों को क्या बोलते हैं? जो पहाड़ पे बने हो, जो पानी के पास हो, जो मरुस्थल पे हो, खाई हो, परकोटा हो, वन में हो, जंगल में हो, सेना रहती हो, भाई बंधु सहायता पहुंचा दो। अब इसमें भी याद करने पड़ेंगे। बताओ, जिसके चारों तरफ खाई हो, और जिसके चारों तरफ परकोटा हो, जिसके चारों तरफ जंगल हो, जिसके चारों तरफ मरुस्थल हो, जो पानी के पास हो, जो पहाड़ पे हो, जिसमें भाई बंधु सहायता पहुंचा दे, जिसमें सेना रह जाए, जो वन के अंदर हो। रह जाएंगे सारे के सारे। वापस बता दो भाई, गिरी दुर्ग कौन से? जल दुर्ग। और दानवन, पारिख है, पारिध है, वन, एरण, सैन्य, सहाय।
समझ में आ गई बात? कभी कोई सिंपल पूछे कि वह किला जो मरुस्थल में स्थित होता है क्या कहलाता है? वह किला जो घनघोर वन तथा उबड़ खाबड़ रास्तों पर होता है, वह किला जिसमें भाई बंधु सहायता पहुंचा सकते हैं, वह किला जिसमें सेना को रखा जा सके, वह किला जो नदियों के किनारे स्थित होता है, वह किला जो ऊंचे पहाड़ों पर बना होता है। पहला लिखो चित्तौड़गढ़, पहले गागरोन लिखो, पहले गागरोन पढ़ते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं गागरोन। झालावाड़ के अंदर है गागरोन, इतना तो अपने को पता। सुनना देखो बात, गागरोन का जो किला ये दो नदियों के पास में बना हुआ है। एक नदी का नाम है काली सिंध और एक नदी का नाम है आहू। कौन कौन सी दो नदियां बताओ देखे? काली सिंध और आहू। पहाड़ पर बना हुआ है, काली सिंध और आहू नदियों के पास में बना हुआ है। पहाड़ पर बना हुआ है, इसका मतलब कैसा दुर्ग हो गया? गिरी। काली सिंध और आहू के पास में, इसलिए कैसा है? गागरोन के अभ्यारण्य में बना हुआ है, हिरण। सारी विशेषताएं हैं, है ना? ऐसा कभी नहीं होता कि किले में एक ही विशेषता होता है, किले में खूब सारी विशेषता है। कि जैसलमेर का किला पहाड़ पे है, गिरी। जैसलमेर किला मरुस्थल में है, जैसलमेर के किले के चारों तरफ परिधि है। सारी विशेषता हो सकती है, और किसी में एक विशेषता कैसे हो सकती है? तो मैं उस दिन ही आपको बता रहा था कि मूर्खों की तरह से याद नहीं करना कि गागरोन किला जल दुर्ग है, गागरोन किला जल दुर्ग है। एक किले में खूब सारी विशेषता होती है, यूनेस्को की साइट तक कहती है पहाड़ी किला है। कैसा किला है? देखो, यह किला काली सिंध तथा आहू नदियों के किनारे स्थित है। दिस फोर्ट इज लोकेटेड नियर रिवर्स ऑफ काली सिंध एंड आहू। इसी टाइम में यहां पे परमार वंश का राज हुआ करता। कौन से वंश का राज होता? अब वैसे भी नोटिस करो, देखो गागरोन पड़ता है झालावाड़, झालावाड़ टच करता है मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश का वह भाग जो अपने टच करता होता मालवा। मालवा में परमार थे। मालवा में कौन सा वंश था? तो वो मालवा वाले परमारों की कोई एक ब्रांच इधर आ गई, और वो जो परमार यहां पे थे वो परमारों की ब्रांच थी डोड। कौन से परमार थे? डोड परमार थे, परमारों की ब्रांच थी डोड। उन डोडों ने इसका निर्माण करवाया, इसलिए किले का नाम है डोडगढ़। क्या नाम है? लिखो, डोड परमार राजाओं ने। स्थानीय भाषा में यहाँ के लोकल लोग एक नाम से और बोलते हैं, उसका नाम है धूलरगढ़। क्या नाम है? लिख लो, अन्य नाम धूलरगढ़। कोई पूछ ले धूलरगढ़ नाम से किस किले को जानते थे? किस किले को जानते हैं? बाद में एक राजा आया, देवेंद्र सिंह खिंची। कौन राजा आया? खिंची चौहान होते हैं। खिंची कौन होते हैं? ये चौहानों की एक ब्रांच होती है, खिंची। और देवेंद्र सिंह खिंची ने यहां पर हमला किया और एक राजा को हराया यहां के। उस राजा का नाम था बिजल देव डोड। क्या नाम था? और बिजल देव डोड को हरा के इस किले पे कब्जा कर लिया। तो बनवाया डोडो ने था, परमारों ने था। बाद में इस किले पे चौहानों की कौन सी ब्रांच ने कब्जा कर लिया? लिखो, इस किले पर अधिकार कर लिया। ये किला ना बिना नींव के, नीचे नींव नहीं है, सीधा पहाड़ पे खड़ा कर दिया गया। लिखो, यह किला बिना नींव के सीधा पहाड़ पर बनाया गया है। नेतृत्व करता कौन है? अचलदास खिंची। कब हुआ ये शाखा? 1423। आक्रमण किसने किया? होशंग शाह ने। और होशंग शाह कहां का राजा है? एक बात सुनो, ये सुनो, ये जो अचलदास खिंची था, इस अचलदास खिंची की शादी की हुई थी मेवाड़। कहां पे शादी की हुई थी? कुंभा की बहन से। किसे की हुई थी? कुंभा था, कुंभा, मोकल। मोकल, तो मोकल की बेटी है, उसका नाम था लाला। क्या नाम था? तो लाला से किसकी शादी की हुई थी? अचलदास। मेवाड़ की राजकुमारी है, इसलिए उसका नाम पड़ गया लाला मेवाड़ी। क्या नाम पड़ गया? और बड़ी दबंग महिला थी लाला मेवाड़ी की। अचलदास खिंची से शादी हुई। अब राजा महाराजा 5-7 ब्याह किया करते थे भाई, 10-15 रानियां भी होती। और लाला मेवाड़ी ने अचलदास खिंची को कहा कि अब तुमने मेवाड़ शादी कर ली, अब छोटी मोटी जगत क्या शादी करोगे? ये हमारी बेइज्जती है। जब जिसने मेवाड़ शादी की, बाद में हर कहीं शादी करता घूम रहा है, तो तुम और कोई शादी नहीं करोगे। इसलिए अचलदास खिंची की एक ही रानी थी। वो रानी कौन थी? एक बार अचलदास खिंची ने कहा कि एक आधा कोई ब्याह और कर लेते हैं, तो लाला मेवाड़ ने वापस मना कर दिया। उसने ना मेवाड़ शादी करके आ गए, और अब तुम ये छोटी मोटी जगह जाके तोरण मारोगे, ये मेरी बेइज्जती है। तो अचलदास खिंची बेचारा फिर चुप हो जाता। एक दिन अचलदास खिंची का दरबार लगा हुआ, और उसके दरबार के अंदर 2 भाई बहन आए। दोनों बहुत अच्छे सिंगर, बहन बहुत अच्छी वीणा बजाए, भाई बहुत अच्छे गीत गाए। और अचलदास खिंची ने उनके गीत सुने, और अचलदास खिंची को बड़े अच्छे लगे। और अचलदास खिंची ने उस लड़की को कहा, वो लड़की मारवाड़ से आई थी, उसको कहा कि भाई इतने दिन तक मैंने सुना था कि मारवाड़ की जो महिलाएं होती है वो सुलक्षणा होती है, सब समस्त गुण होते हैं उनमें। आज पहली बार मैं देख रहा हूं कि वाकई तुम कितनी योग्य हो। उस लड़की ने हाथों हाथ कहा कि राजा आपकी बात एकदम सही है, मारवाड़ की लड़कियां वास्तव में 36 गुणों से संपन्न होती है।
क्यों ना आप भी एक रानी मारवाड़ से लेकर आओ। अचलदास इनकार है। क्या बताएं हाले दिल। जीव तो खूब करे पर लाला मेवाड़ी लाने दे तब। और अचलदास खिंची अब लोगों के बीच में बात कैसे कर। अचलदास खिंची ने कहा कि हाँ मेरी इच्छा है कि मैं मारवाड़ में एक शादी करूं। यदि तुम्हारी नजर में कोई मारवाड़ में अच्छी कोई राजकुमारी हो तो मुझे बताना। उसने नजर बताना कि हमारे तो गांव के अंदर ही कौन। तो उसने कहा हमारे जो सामंत है उनकी बेटी है। बीकानेर के अंदर एक जगह पड़ती है जांगड़ू। कौन सी जगह। जाम्बू जी का मंदिर पड़ा था हमने। वहां पे सांखलों का राज हुआ करता और उन सांखलों की एक राजकुमारी जिसका नाम था उमादे। क्या नाम था। तो उसने कहा हमारे तो खुद के गांव की राजकुमारी है उमादे सांखली। हाड़ाओं की बेटी हाड़ी होगी तो सांखलों क्या होगी सांखली। तो कहा हमारे जो है उमादे सांखली है और उमादे सांखली के साथ आप शादी कर सकते। तो वो अचलदास पूछता है भाई कितनी सुंदर है कैसी दिखती है क्या नहीं है। तो वो खूब वर्णन करती है लंबा सा वर्णन करती है। आपने एक गीत सुना हो मैं मूवी भूल जाता हूं कौन सी मूवी का गीत है। एक लड़की को देखा तो ऐसे लगा। ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की कहानी है जो मैं सुना रहा हूं आपको। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत कहानी 1960 में लिखी हुई। कब लिखी हुई 1960। वो गीत शायद कुमार सानू का है ना। कुमार सानू का गीत। और कुमार सानू का गीत है 90s का 1990 के आसपास का। उस गीत में वो जितनी विशेषताएं बताई हुई है वो 1960 वाली कहानी में है। मैं उस कहानी को जब भी पढ़ता हूं मुझे लगता है यार गीत वाले ने पूरा कॉपी मार लिया। और वो एकदम वो उमादे सांखली के बारे में वो लड़की बताती है कि भाई उमादे सांखली को देखते तो ऐसे लगता है जैसे गुलाब का फूल है, जैसे पूनम का चांद है, जैसे कोई सरोवर का हंस है। तो खूब सारा वर्णन करता है। वो कहता है वो तो केवल खाने में ही चावल का आधा दाना खाती है। यू फूंक मार दे तो उड़ जाती है कि चावल रो चौथा ही दानो आधा चौथा आधा भी नहीं चौथा ही चावल रो चौथा ही दानो खावे फूंक मारे तो उड़ जावे। तो खूब सारे वर्णन करती। अचलदास खिंची वर्णन सुनता है और अचलदास खिंची कहता है ठीक है तुम जाके बात करो मैं तुम्हारे गांव शादी करने के लिए आऊंगा। अब अचलदास खिंची अपनी रानी के पास है। रानी कौन है लाला मेवाड़ी। तो लाला मेवाड़ी का आका आ गया आता जोड़ी है एक ब्याह। आज लोगों में कह के आ गया मैं अब लोगों में बेइज्जती हो जाएगी वहां पे एक ब्याह कर लेने दे। तू पटरानी है तू पटरानी की जगह रहेगी तेरा कोई स्थान नहीं छीन सकता। तू जिस जगह पे वो जगह तेरे पास ही रहेगी एक शादी और कर लेने दे। तो लाला मेवाड़ी फाइनली मानी पर उसने कहा एक शर्त है तुम शादी तो कर सकते हो लेकिन शादी करने के बाद जैसे वापस गागरोन आओगे उस रानी से कभी बोलोगे नहीं। उसने कहा ठीक है तू ब्याह तो करने दे लोगों के बीच में कह के आ गया ये तो बेइज्जती नहीं हो। अब भाई अचलदास जी गागरोन से ब्याह करने के लिए बीकानेर के कौन से गांव में गए जंग। उमादे सांकली के बारे में जितना बताया गया था उमादे सांकली उससे भी ज्यादा सुंदर थी। पहले वैसे भी जब बारात जाया करती तो बारातें मतलब ये अपने दादाजी की पीढ़ी तक ये था कि बारातें 3-4 दिन रुकती। और स्वाभाविक बात है ना इसका कारण भी है कि ऊंटों पे जाते पैदल जाते थक नहीं जाओगे। आप गए बारात में हाथों हाथ जाते यदि आप रवाना हो जाओ तो कैसे पार पड़े भाई साहब। अब साधन हो गए गाड़ियां हो गई इसलिए अपने कहते हैं बारात रात को रवाना हो गई या अगले दिन रवाना हो गई। पहले ये रुका करती थी बारातें और ऐसा कोई ताम झाम भी नहीं करने होते थे। घर पे जो रोटी सब्जी वही डालनी होती थी वही खिलाते थे। ये कोई मिठाइयां बहुत बाद में आई है। लाडू बूंदी निकाल लेते और लाडू बूंदी ब्याह वाले लाडू बूंदी सामान्य दिनों के अंदर भी महीने महीने चला करते थे। बारात खा के चली जाया करती उसके बाद में लाडू बूंदी घर पे ही पड़े रहते थे। मैंने एक दिन बताया था आपको कि टाबरों को लाडू खिलाया करते जो लाडू 2-3 महीने बाद तो इतने कठोर हो जाते हैं कि सिर में मारो तो सिर फूट जाए। वो लाडू नहीं फूटा करते थे। ये तो ब्याह वाले लाडू एक खर्च वाले कोई मरता तो वो लाडू करते वो लाडू और बाद में यूं घर वाले को 6-6 महीने वो लाडू चलाते। 3 बजे वाले चाय पीने बैठते थे एक लाडू खा ले। अरे दांत टूट जाएंगे क्या लाडू खा ले इससे। तो पहले वो चला ही करता था भाई। तो चल रहा और राजा महाराजा की बारात जाती तो महीने 2 महीने रुक जाती। राजा की बारात थी दूर से ही तो महीने महीने बारात रोक लिया करते। अचलदास खिंची ने अपने बारात रोकी 12 महीने। अचलदास खिंची को पता था कि वापस जाते ही तो बात करने उसने कहा इधर ही ठीक है अपने। अचलदास खिंची जाने का नाम ही नहीं ले। उधर से यार गागरोन में लाला मेवाड़ी ने बैठे उनको टेंशन हुई इतने दिन हो गए आए नहीं तो वहां से लेटर भेजते भाई क्या दिक्कत हो गई रास्ते में कोई लड़ाई हो गई झगड़ा हो गया बीमारी से मारी हो गई क्या हुआ आए क्यों नहीं। पर अचलदास खिंची ने कह रखा था कि गागरोन से कोई लेटर आए फाड़ के फेंक देना। फाइनली वहां से एक बंदा भेजा गया एक पंडित जी भेजे गए कि जाओ पता तो करके आओ। पंडित जी आए अचलदास खिंची के पास और उन्होंने अचलदास खिंची को आगे राजा वापस चलना चाहिए शादी ब्याह हो गए और बाहर लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। जब जवाई घर जवाई आके बैठ गया जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अचलदास ने अभी तो कहा थोड़ा सा टाइम हुआ है। हाँ थोड़ा सा महीने 12 हो गए और दिक्कत क्या तेरे क्यों नहीं जाना चाहता। और अचलदास खिंची तब रोया पंडित जी के सामने। अचलदास खिंची ने कहा भाई साहब लाला मेवाड़ी का डर लगे
और वहां जाते ही लाला मेवाड़ी मेरा इस रानी से बातचीत करना क्या करवा देगी। उसने कहा अच्छा ये बताओ यार, दुख है पेट बताओ माथो, बीमारी और कहीं नाम दूसरा ही ले रहे हो पालतू। तो पंडित जी ने कहा कि बीच का रास्ता निकाल दे, यहां से तो निकलो यार, यहां बेइज्जती होती है ससुराल में, रास्ते में रुकते रुकते चलेंगे, एक साथ क्यों पहुंचे अपने। तो अब अचलदास खिंचिन रवाना हुए, 10 किलोमीटर जाके थक गए बस। 2 दिन का रेस्ट है, बीच में बरसात का सीजन आया तो अचलदास खिंची ने 4 महीने बारात रोक ली। कहा चौमासे में तो कोई जाता ही नहीं है, चौमासे में एक जगह से दूसरी जगह कौन जाता है। बीच में गर्मी आई तो उसने कहा लू चल रही है भाई, ये बीकानेर में इधर लू ज्यादा भी चलती है, थोड़े रुक जाओ बीमार हो जाएंगे। सर्दी आए तो यूं करते करते और रास्ते में उसने को 1.5-2 साल लगाए, धीरे धीरे। पर भाई साहब कितना धीरे चलो, गागरोन तो आगे सरकेगा नहीं, गागरोन तो वही है, एक दिन तो आना ही है। और पहुंचे गागरोन पर। अचलदास खिंची वचनों का पक्का था। गागरोन पहुंचने के बाद में उसने उमा दे सांकली से कोई बातचीत नहीं की। उमा दे सांकली का अलग से महल बनाया गया, वो अपने महल के अंदर रहती है अपने नौकरानियों के साथ, और अचलदास खिंची लाला मेवाड़ी के साथ अलग महल में रहते हैं। 7 साल बीत गए। कितने साल बीत गए? 7 साल बाद वो लड़की जो रिश्ता करवा के गई थी वो वापस गागरोन आई घूमते घूमते, और वो उमा दे सांकली की सहेली थी, उमा दे सांकली से मिलने गई। और उसने उमा दे सांकली कहा कि बता कितने बड़े परिवार में तेरा रिश्ता करवाई, थे बड़े राजा के साथ में, सुख भोग रही होगी। उसने कहा कहां, यहां मैं पिंजरे में बंद हूं इसमें, और मैंने यहां मिनख नहीं देखे मेरे नौकरानियों के अलावा। क्यों राजा? तो राजा अपनी दूसरी रानी के साथ रहता है, लाला मेवाड़ी के साथ, वो कभी महल में नहीं आता। और उसने कहा कि ये तो इनके बीच में इस प्रकार की बातचीत थी, शर्त थी इनके बीच में कि भाई यहां आने के बाद कोई बातचीत नहीं करोगे। उस लड़की को बड़ा अजीब फील होता है कि यार मेरी वजह से रिश्ता बात और ये सब दिक्कत आ गई। उसने कहा ठीक है करते हैं, कोई ना कोई इंतजाम करते हैं। वो बड़ी इंटेलिजेंट लड़की थी। और उसने दूसरे दिन एक खबर फैलाई अपनी नौकरानियों के माध्यम से कि दुनिया में सबसे अच्छा हार जो है वो उमा दे सांकली के पास है। सबसे अच्छा नेकलेस जो हार है वो किसके पास में है? उमा दे। महिलाओं को और किसी चीज से प्यार हो ना हो, गहनों से जो महिलाओं को प्यार होता है। अब लाला मेवाड़ी को ये बड़ा बुरा लगा। लाला मेवाड़ी को लगेगा अच्छा पटरानी मैं, मेवाड़ की राजकुमारी मैं, और अच्छा हार किसके पास में? उमा दे। और उसने अपनी नौकरानियों को भेजा कि जाओ और जाके उमा दे सांकली कहोगे एक बार हार की डिजाइन दिखा दे, कल इससे अच्छा नहीं बना दिया, नाम लाला मेवाड़ी नहीं है। वो नौकरानियां लेने गई, एक बार आप वाला हार दिखाओ। वो लड़की वहीं बैठी थी। उसने कहा लाला मेवाड़ी को जाके कहो कि हार तो हम एक दिन के लिए दे देंगे, डिजाइन बनवा ले अच्छे से, और उसे एक दिन के लिए अचलदास खिंची हमारे महलों में आना चाहिए। लाला मेवाड़ी जाकर गए, वो करेंगे हार तो दे देंगे पर एक दिन के लिए कौन आना चाहिए? अच्छा उसने कहा डन। तुम तो हार लाओ। तो भाई हार, उस दिन हार ले लिया उसने। अचलदास जी खिंची उस दिन जब शाम को आए तो उसने कहा कि भाई वो भी तुम्हारी रानी है, तुम्हें अपने परिवार को संभालना ही चाहिए। तो उसने कहा मैं तुम्हारे चक्कर में नहीं जाता, तुम्हारे साथ मेरी शर्त है, वरना मुझे भी लगता है कि मेरा कर्तव्य है यार, मेरी वो भी पत्नी है। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें छुट्टी देती हूँ, तुम वहां जा सकते हो। और अचलदास खिंची उमा दे सांकली के महलों में पता रहे। उमा दे सांकली भी क्या राजी हुए, गीत गाए होंगे उन्होंने, जाने कितने दिनों के बाद गले में आज 24 घंटे का टाइम दिया, 24 घंटे बाद में और कि भाई वापस लेने के लिए आएंगे। 24 घंटे बाद लाला मेवाड़ी ने अपनी नौकरानियां भेजी और नौकरानियां कहा अचलदास खिंची को लेके आओ। जब अचलदास खिंची वापस जा रहे थे तो वो लड़की वापस बाहर की तरफ बैठी महल के, और उस लड़की ने उन लड़कियों को बोल के कहा, अचलदास खिंची को सुना के कहा कि पोहर भई पकड़ो हुओ। पोहर का मतलब होता है सुबह, है ना, पूरा दिन बीत गया, पहर बीत चुके हैं, पकड़ा मतलब सुबह हो चुकी है। पोहर भई पकड़ो हुओ बिछड़न रही है बार, कि अब वापस 24 घंटे बीत चुके, अब किसकी वेला आ गई है? बिछुड़ने की। ला सखी थारो बाल मोर उर्दय मारो हाथ, हे सखियों तुम्हारे इस बालम को तो ले जाओ लेकिन हमारा हार तो देके जाओ। हमारा हार लेके गई थी और उन लड़कियों ने उसको हार वापस दिया। तो अचलदास जी ने पूछा ये क्या बोला तूने? ला सखी थारो बाल मोर उर्दय मारो हार। तो उसने वो हार लेके हाथ में नचाते हुए कहा कि गागरोन का राजा एक हार के बदले में एक रात के लिए खरीदा गया था। और अचलदास जी को बड़ा बुरा लगा, यार बेच दिया, अपना किराया ले लिया मतलब। और अचलदास जी वापस आए। अचलदास जी ने लाला मेवाड़ी कहा ये आपने बहुत गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था, मैं आपकी सारी बातें मान रहा था, मैंने 7 साल तक उस रानी से कोई बातचीत नहीं की थी, और आप मुझे हार के लिए बेच सकते हो, आप हार के लिए मेरी बोली लगा सकते हो। आप कहते मैं इससे अच्छे 4 हार बनवा देता आपको, और अब मैं आपके पास में नहीं रहूंगा। आपने मेरी शर्त तोड़ी है, मैं मेरी शर्तें भी तोड़ता हूं, अब मैं उसी रानी के पास रहूंगा। अचलदास जी तैयार ही बैठे थे उधर जा। लाला मेवाड़ी ने खूब कहा कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, रुकिए आप। पर अचलदास जी ने अब अपना सूटकेस पैक किया तो हाथ वापस उमा दे सांकली के पास। उमा दे सांकली को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि हाथों हाथ ही आ जाएंगे वहां से। उमा दे ने पूछा, अरे क्या हुआ इतनी जल्दी आ गए? तेरे लिए मैं सिग्नल तोड़ ताड़। अचलदास खिंची बड़े जोरदार राजा हुए।
अचलदास जी जब मर गए थे तो साका हो गया, साके में सारे लड़ते हुए मारे गए। बाद में अचलदास जी के राजा बेटा राजा बनता है, बेटे का नाम था पालन सिंह। क्या नाम था? पालन सिंह यहां का राजा बना। लाला मेवाड़ी का बेटा था पालन सिंह। 1444 के आसपास में मालवा का एक और सुल्तान है महमूद खिलजी। कौन सुल्तान है? आपको याद हो तो सारंगपुर का युद्ध पढ़ा था हमने। तो मालवा वाला महमूद खिलजी फर्स्ट जो है वापस गागरोन पर अटैक कर देता है। इस बार गागरोन का दूसरा साका होता है और वो साका किसके नेतृत्व में होता है? और बाद में महमूद खिलजी ने इसका नाम ही बदल दिया था, नाम बदल कर दिया था मुस्तफाबाद। गागरोन का नाम बदल कर क्या किया था? लिखो, रीनेम्ड गागरोन एज मुस्तफाबाद। तो गागरोन में कितने साके हुए भाई? 2। पहला साका कब हुआ? 1423। हमला किसने किया? होसंग शाह। दूसरा साका कब हुआ? 1444। हमला किसने किया? महमूद खिलजी। पहले साके के टाइम राजा कौन था? अचलदास। दूसरे साके के टाइम में राजा कौन था? और दूसरे साके के बाद इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? और यहां मालवा वालों का कब्जा हो गया। किसका कब्जा हो गया? पर थोड़े दिनों में कब्जा मेवाड़ छुड़वा लेता है। कौन कब्जा छुड़वा लेता है? मेवाड़ वाले वापस यहां कब्जा छुड़वा लेते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि सांगा ने यह किला चंदेरी के मेदनी राय को दे दिया था, पढ़ा था। बाद में मेवाड़ जब कमजोर हुआ तो यह आ गया था मुगलों के पास। किसके पास आ गया? और मैंने बताया था कि अकबर ने किला बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को दिया था, पढ़ा था हमने कि बीकानेर वाला पृथ्वीराज राठौड़ इसी किले में बैठ के अपनी किताब लिखता है, वेली कृष्ण रुक्मणी। कौन सी किताब लिखता है? तो बाद में किला खूब सारे इधर उधर लोगों के पास घूमता रहा था। औरंगजेब ने यहां पर एक वो बनवाई थी आपके, बस शाहजहां आया, शाहजहां के टाइम में किला दे दिया गया कोटा वालों को। किसको दे दिया गया? कोटा। शाहजहां ने माधो सिंह को राजा बनाया था तो ये किला बाद में कोटा वालों को दे दिया। तो बाद में किला घूमता ही रहा था। तो पहले किला बनवाया किसने था? परमारों ने। कब्जा किसने कर लिया था बाद में? चौहानों ने। चौहानों के बाद चला गया मेवाड़ वालों के पास, मेवाड़ वालों चला गया मुगलों के पास, और मुगलों ने बाद में किसको दे दिया? इसको कोटा वालों। किसको दे दिया था? तो कोटा वालों की इस किले में टकसाल थी। कोटा वालों क्या थी? टकसाल समझते हो? सिक्के। कि कोटा वालों के सिक्के यदि किसी किले के अंदर बनाए जाते तो कौन से किले में? कौन से किले में? गांव। और कोटा वालों के सिक्कों को बोलते थे गुमान शाही सिक्के। कौन से सिक्के थे? गुमान सिंह नाम के राजा के सिक्के थे, इसलिए नाम क्या पड़ गया उनका। तो इस किले में कौन कौन सी बिल्डिंग थी हम वो पढ़ते हैं। लिखो, इमारतें, बिल्डिंग्स, इमारतें। बिल्डिंग्स। तो एक तो मैं बता ही रहा हूं, कोटा वालों को दिया तो कोटा वालों ने इसमें क्या बना ली? अपनी टकसाल। लिख लो, कोटा राज्य की टकसाल, मिंट ऑफ कोटा स्टेट। टकसाल को मिंट कहते हैं, मिंट ऑफ कोटा स्टेट। तो पूछे कि कोटा राज्य की टकसाल कौन से किले में थी? तो कौन से किले में थी? और कोटा वाले सिक्कों को लिख लो कोष्टक में, गुमान शाही सिक्के, तो इस बहाने याद रहेंगे थोड़े। जैसे मैंने जयपुर में बताए थे झाड़साई, जैसे यहां पे जो सिक्के थे वो कौन से हो गए आपके? गुमान शाही। जैसे मेवाड़ वालों मैंने बताया था स्वरूप सिंह ने अपने सिक्कों पे लिखवा दिया था दोस्ती लंदन, तो वहां वाले सिक्के स्वरूप शाही सिक्के भी कौन से हुआ करते थे? स्वरूप शाही। अच्छा, और इसके अंदर क्या था? कोटा वालों को दे दी। कोटा में एक राजा था दुर्जन साल। कोटा में राजा कौन था? सुनना, लिखना कुछ मत। देखो अपने याद कर लो, हुरिडा सम्मेलन के अंदर देख लो कोटा से कौन गया था? दुर्जन साल। ये अपने राजमहल और बगरू वाले युद्ध देख लो, इनमें कोटा से कौन है? दुर्जन। और इसने यहां पे एक मंदिर बनवाया था मधुसूदन। कौन सा मंदिर बनवाया? लिख लो, पहले लिखो, कोटा के राजा दुर्जन साल ने इसका निर्माण करवाया। बाद में मैंने बताया था कोटा में एक प्रधानमंत्री हुआ था जालिम सिंह झाला। जालिम सिंह झाला यहां पे बनवाता परकोटा। परकोटा बनवाता इसलिए उसका नाम पड़ गया जालिम कोट। क्या नाम पड़ गया? लिख लो, जालिम कोट। जालिम कोट। और जालिम कोट के आगे लिख लो, जालिम सिंह झाला ने यहां पर परकोटा बनवाया था। जालिम सिंह झाला। बाद औरंगजेब के टाइम में यहां पर एक गेट बनाया गया, इस गेट का नाम था बुलंद दरवाजा। क्या नाम था? पहले को बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा, इंग्लिश में बुलंद दरवाजा लिखना, पूरा गेट मत करना इसको, बुलंद दरवाजा था। औरंगजेब बिल्ट इट। एक संत हुए उनकी यहां पे दरगाह, दरगाह समझते हो? संत का नाम था संत हमीदुद्दीन। क्या नाम था? सुनना बातें एक बार, संत हमीदुद्दीन। और एक नाम और है उनका, उनको बोलते थे मिठे शाह। क्या बोलते थे? तो कोई पूछेगा संत हमीदुद्दीन की दरगाह कहां पे, तो कौन से किले में? या कोई पूछेगी मिठे शाह की दरगाह कहां पर है, तो कहां पे? तो लिख लो, दरगाह ऑफ सेंट हमीदुद्दीन।
कोष्टक में मीठे सा लिख लेना, संत हमीदुद्दीन की दरगाह। तो संत हमीद, इसके भी स्टार लगाना, ये ऐसे दरगाहों के हमेशा निशान लगाने भाई, कि भाई हिंदुओं के किलों के अंदर मुस्लिम दरगाहें वगैरह मिल जाती है, तो ये सवाल पूछ लेते हैं बाद में। संत हमीदुद्दीन की दरगाह। जौहर में दो साके में 2 जौहर किए गए, इसलिए यहां पर एक कुंड बना हुआ, इसका नाम पड़ गया जौहर कुंड। क्या नाम पड़ गया? लिख लो जौहर कुंड। कुंड तो समझते हो ना, तो रानियां नहाती होगी जौहर से पहले यहां पे, इसलिए नाम पड़ गया जौहर कुंड। एक बावड़ी बनी हुई जिसका नाम है अंधेरी बावड़ी, कॉस्ट वही इंग्लिश में अंधेरी बावड़ी लिखना है इसको। अंधेरी बावड़ी। कोई पूछेगा सिंपल, अंधेरी बावड़ी कौन से किले में स्थित है, तो कौन से किले में? और एक जगह है, नाम लिखो फिर मैं समझाता हूं, गिद्ध कराई। कौन सी जगह? ये किले में सबसे ऊंची जगह है, पहाड़ पे बहुत ऊंची सी जगह। जो भी राजा के खिलाफ बोलते थे उनको यहां ले जाके धक्का मारते नीचे। राज प्रिजनर्स वर पनिश्ड हियर। ये भाई आपके गागरोन का किला, याद रह जाएगी बात। तो गागरोन का किला कौन से जिले में? झालावाड़। कौन सी नदियों के किनारे? काली सिंध और आहू। किसने बनवाया था? डोडो ने, इसलिए किले क्या बोलते हैं? डोडगढ़, अन्य भाषा में डोलरगढ़। और ये किला सीधा चट्टान पे खड़ा किया गया बिना नींव के। बाद में कब्जा किसने कर लिया था? देवेंद्र सिंह खिंची। खिंचियों के नेतृत्व में यहाँ पे कितने साके हुए? 2। पहला साका किसके नेतृत्व में? अचलदास। दूसरा साका पालन सिंह। पहला साका कब हुआ? 1423, दूसरा 1444। पहले के टाइम हमला किसने किया? होशंग शाह। दूसरे के टाइम हमला किसने किया? और बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? क्या कर दिया गया? और बाद में इसमें कौन से राज्य की टकसाल थी? कौन से सिक्के चलते? गुमान साहिब। दुर्जन साल ने कौन सा मंदिर बनवा दिया? कौन सा? मधुसूदन मंदिर बनवा दिया। और बाद में आपके औरंगजेब ने कौन सा दरवाजा बनवा दिया? जालिम सिंह झाला ने क्या बनवा दिया? जालिम कोट। कौन से संत की दरगाह? कौन सा कुंड है? कौन सी बावड़ी है? और राजनीतिक कैदियों को दंडित करने वाली जगह कौन?